गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने कल की क्लास में बड़ा इसमें डिफ्लेशन है उसका पॉइंट कंप्लीट किया था। इससे पहले अपना इन्फ्लेशन और कल अपन ने डिफ्लेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं जिसके अंदर डिफ्लेशन, उसका मेन कॉजेज, उसका इफेक्ट और उसके जो मेजरमेंट है यानी उसको उपाय हैं उसको यानी डिफ्लेशन यानी मुद्रा संकुचन को रोकने के उपाय, वहाँ तक का पार्ट अपने कंप्लीट कर लिया था। देखिए इसके अंदर बड़ा एक बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिखा है इसके अंदर कि इन्फ्लेशन इज अनजस्ट एंड डिफ्लेशन इन एक्सपेंडिएट वाई, क्यों? यानी ये कह रहा है कि जो मुद्रा प्रसार है वो अन्यायपूर्ण लेकिन मुद्रा संकुचन अनुचित है, क्यों? ये क्वेश्चन आता है बड़ा काफी बार। आप अपनी बुक के जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन देखोगे उसमें बड़ा ये दे रखे हैं कि इसके अंदर जो मुद्रा प्रसार है उसको तो अनजस्ट मानना है और जो मुद्रा संकुचन है यानी जो डिफ्लेशन है उसको इनएक्सपेंडिएंट मानना है। ये क्यों मानना है इसके अंदर? तो इसका आंसर अपन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बड़ा मुद्रा प्रसार का अपने को थोड़ा मीनिंग लिखना है, ठीक है? कि मुद्रा प्रसार क्या होता है? इन्फ्लेशन के अंदर जो होता है कि जिसके अंदर देश के अंदर या इकोनॉमी के अंदर जो मनी है उसका इनफ्लो बढ़ जाता है, यानी क्रेडिट मनी और मनी की जो मात्रा है वो किसी भी इकोनॉमी में बढ़ने के कारण उसके अंदर जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है क्योंकि उनको रोजगार मिलता है, इनकम के नए नए साधन मिलते हैं, मुद्रा की मात्रा उनके पास ज़्यादा होती है तो वो जितनी मुद्रा उनके पास आई है उस मुद्रा से क्या करते हैं, वो मनी से अपनी डिमांड है जो गुड्स और सर्विसेज की उनको पूरा करने के लिए डिमांड करते हैं। लेकिन जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई है वो लिमिटेड होने के कारण उनका जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और प्राइस लेवल इंक्रीज होने का ही मतलब जो मुद्रा प्रसार है वो होता है इसके अंदर, यानी वस्तुओं और सेवाओं की यदि कीमत लगातार बढ़ रही है तो उस इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बड़ा इसके अंदर अपन इन्फ्लेशन का मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद में सेकंड अपने को डिफ्लेशन है उसके अंदर ज़्यादा डीपली नहीं जानना है, नॉर्मल मीनिंग ही लिखना है इसके अंदर, ठीक है? उसके बाद है डिफ्लेशन कि डिफ्लेशन के अंदर मुद्रा संकुचन के अंदर जब मुद्रा यानी मनी और क्रेडिट मनी का जो फ्लो है वो आउटफ्लो जाता है, यानी मुद्रा की मात्रा, मनी की जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो किसी भी इकोनॉमी के अंदर कम हो जाती है, लोगों के अंदर सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाता है, लिक्विडिटी कम हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर जो प्राइस लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि गुड्स और सर्विसेज सप्लाई है वो मेंटेन रखती है इसके अंदर। ऐसी स्थिति के अंदर जो प्राइस लेवल गिरने की स्थिति है यानी जो प्राइस लेवल डाउन आने की जो कंडीशन है वो क्या कहलाता है? डिफ्लेशन कहलाता है, ठीक है? तो सबसे पहले बड़ा ये अपने को ये लिखना है। अब उसके बाद में अपने को ये जो क्वेश्चन दे रखा है कि इसके अंदर जो इन्फ्लेशन है उसको अनजस्ट मानना है यानी अन्यायपूर्ण मानना है। अन्यायपूर्ण का मतलब बेटा जानते हो कि अन्यायपूर्ण का मतलब होता है कि यदि इक्वलिटी जहाँ पे खत्म हो जाती है यानी यदि सबके ऊपर इफेक्ट इक्वल हो या सबको उसका बेनिफिट बराबर मिले तब तो वह न्यायपूर्ण, न्याय संगत जिसको अपन बोलते हैं कि बिल्कुल सही है, ठीक है? जैसे कोई भी बड़ा वस्तु है उसके अंदर यदि अपन पार्टीशन करते हैं यदि उसके दो पार्ट्स अपन इक्वल बना दिए तब तो है वो न्याय संगत। यदि अपने उसके जो पार्टीशन है वो सही नहीं किए यानी उसके पार्टीशन ही अपने गलत कर दिए, उसके अंदर एक को बड़ा पार्ट दे दिया एक को छोटा दे दिया तो वो अन्यायपूर्ण कहलाता है इसमें, ठीक है? तो अन्यायपूर्ण इसलिए मानना है कि जो इन्फ्लेशन होता है वो इन्फ्लेशन वैसे तो प्रत्येक इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा आवश्यक होता है क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी को मेंटेन रखने के लिए है ना, जो इन्फ्लेशन है वो जरूरी है। इन्फ्लेशन है उसकी तुलना जो है ना लाइट जो रेनफॉल है उससे की बड़ा हल्की बारिश की बूंदों से की है। उसका कारण क्या है कि जैसे हल्की बारिश की बूंदें वो मान लीजिए किसी भी क्रॉप के ऊपर गिरने से उसके अंदर जो ग्रोथ की जो इसकी स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, या अपने को जो प्रोडक्शन है वो अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मिलता है। तो उस स्थिति के अंदर अपना इन्फ्लेशन है उसकी तुलना इससे की है कि इन्फ्लेशन से क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक्साइटेड होता है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो कहता है मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है? वो क्योंकि जो प्राइस लेवल उसका बढ़ गया
तो उस स्थिति के अंदर ज़्यादा प्राइस के ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने की बेटा कोशिश करते हैं। बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन के भी प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, अपने बिजनेस को ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं, इसके अंदर ज़्यादा उसके अंदर गुड्स और सर्विसेज बेचने की कोशिश करता है। जो सैलरीड पर्सन है उनकी सैलरी हाइक होती है क्योंकि उतनी सैलरी पे काम नहीं करते, इसलिए क्या है कि उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है। जिससे बड़ा अपना डी अपन पढ़ते हैं इनकम टैक्स के अंदर डी, यही तो चीज़ है कि महंगाई के साथ उसकी सैलरी को बढ़ाने का तरीका ही डी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बड़ा प्रत्येक व्यक्ति फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर को देखता है कि हमारा हर जगह ग्रोथ हो रहा है, लेकिन यह इफेक्ट है वो समाज के प्रत्येक जो सेक्शन है उसके ऊपर यदि इक्वल हो तब तो ये क्या न्यायपूर्ण है, जस्टिफाइड। लेकिन अनजस्ट जब हो जाता है कि जो इन्फ्लेशन है उसका इफेक्ट है जो सोसाइटी है उसके कुछ पार्ट पर तो पॉजिटिव होते हैं और कुछ पार्ट्स है उसके ऊपर ये नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। यानी जो कुछ वर्ग है वो तो इसे पॉजिटिव रूप से प्रभावित होते हैं, यानी उनके ऊपर एक अच्छा असर पड़ता है। क्योंकि जैसे अपन देखते हैं कि समाज का जो सेक्शन मैंने बताया भी था इसके अंदर कि जैसे एक कस्टमर है बेटा, वो भोगता है या फार्मर्स है, किसान है, या मिडिल क्लास या लो क्लास है, उनकी इनकम लिमिटेड होने की वजह से इन्फ्लेशन उनके ऊपर हमेशा बैड इफेक्ट डालता है। वो प्रेजेंट के अंदर जो उनकी इनकम है उसका एक पार्ट सेव करके फ्यूचर के लिए रखते हैं, यानी अपने बुढ़ापे के लिए या बच्चों के एजुकेशन के लिए या अपनी जितनी भी सोशल लाइबिलिटीज़ है उनको पूरा करने के लिए रखते हैं। वो सेविंग उनकी बंद हो जाती है क्योंकि प्राइस लेवल इंक्रीज होने से उन गुड्स और सर्विसेज पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, और वो सेविंग्स है उनकी बंद होने का मतलब उनका जो फ्यूचर है यानी उसका जो आगे आने वाला टाइम है वो एक भयंकरता लिए होते हैं। तो इसी स्थिति के अंदर जो मिडिल क्लास और लो क्लास जो है उनके लिए बड़ा ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, ज़्यादा उसका गुड इफेक्ट नहीं होता है। बाकी एक सेक्शन अपना रिच क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, उनके अंदर पॉजिटिवनेस देखने को मिलता है। उनका प्रॉफिट इंक्रीज होता है, वेल्थ इंक्रीज हो रहा होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा होता है, यानी प्रत्येक जगह उनको इंक्रीज देखने को मिलती है। तो उनका तो एक प्रकार से क्या होता है कि मेन मोटिव ये होता है कि जो इन्फ्लेशन है, जैसे प्राइस लेवल बढ़ रहे हैं वो और बढ़े तो उससे और प्रॉफिट होगा और प्रोडक्शन होगा और उनका वेल्थ इंक्रीज होगा। लेकिन जो मिडिल क्लास और लो क्लास है उनके ऊपर ये नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे होते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर बेटा जो इन्फ्लेशन है उसको अनजस्ट का है कि ये समाज के प्रत्येक सेक्शन के ऊपर इक्वल इफेक्ट नहीं डालते, बल्कि एक सेक्शन के ऊपर तो पॉजिटिव और एक सेक्शन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है, इसलिए इसको अन्यायपूर्ण यानी अनजस्ट माना। लेकिन मुद्रा संकुचन है उसको अनुचित का है, इसके अंदर इनएक्सपेंडिएंट का है। इनएक्सपेंडिएंट का मतलब है कि यहाँ पे ये किसी के लिए भी बेटर नहीं होता है, यानी समाज में चाहे कोई भी सेक्शन हो उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव इफेक्ट आता है, यानी इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है, इसलिए इसको अनुचित कहा है कि ये बढ़िया नहीं है। क्योंकि देखिए डिफ्लेशन होने के कारण, मुद्रा संकुचन होने के कारण है ना, प्रोडक्शन बड़ा डिक्रीज हो जाता है क्योंकि उनको उसकी कीमत नहीं मिलती, प्रॉफिट कम हो जाता है, इसलिए वो प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। प्रोडक्शन बंद होने के कारण फैक्ट्रीज वगैरह उसमें तालाबंदी हो जाती है। तालाबंदी होने के कारण उनका प्रोडक्शन बंद होने के कारण जो वहाँ पे काम करने वाले इम्प्लॉइज हैं वो क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, यानी बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, रोजगार के साधन खत्म हो जाते हैं, जिनके पास रोजगार है वो भी बेरोजगार हो जाते हैं, इनकम लगातार डिक्रीज होती है। तो ये समाज का प्रत्येक सेक्शन है उसके ऊपर बैड इफेक्ट डालता है। ठीक है, इसके बाद अपन ये भी बता सकते हैं बेटा कि इसकी जो तुलना है वो रोटी से भी की गई है। रोटी से इसलिए की गई है कि जो इन्फ्लेशन होता है उसके अंदर एक रोटी नहीं, कम से कम आधी रोटी तो व्यक्ति को मिलेगी। निश्चित सी बात है, कहीं ना कहीं उसको रोजगार मिलेगा, लेकिन उस रोजगार से जो उसको इनकम मिलेगी उससे वो उतनी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता जितनी उसकी जरूरी है, आवश्यकता है। लेकिन कुछ जो अमाउंट उसको मिलेगा उस अमाउंट से अपना जीवन यापन वो कर सकता है। लेकिन डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन के अंदर जो आधी रोटी उसको मिल रही थी इन्फ्लेशन की स्थिति में, वो भी बड़ा बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयड, कहीं काम ही नहीं मिलेगा। इन्फ्लेशन में नए नए इंडस्ट्रीज खुलती है, नए नए उद्योग खुलते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो कहीं काम मिलता है। लेकिन डिफ्लेशन में जो काम उसके पास है वो भी बड़ा काम बंद हो सकता है। इसलिए जो मुद्रा संकुचन है उसको अन्यायपूर्ण बताया गया और मुद्रा प्रसार है
मुद्रा संकुचन है उसको अनुचित बताया गया और मुद्रा प्रसार यानी इन्फ्लेशन है उसको अनजस्ट बताया गया। तो सबसे पहले बड़ा ये क्वेश्चन का पार्ट अपने को इतना लिखना है, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने, सबसे पहले इसके अंदर देखिए बच्चे बड़ा कंफ्यूज इसी क्वेश्चन के अंदर हो जाते हैं, बाकी क्वेश्चन एकदम इजी सा है और इसके अंदर जितनी बार अगर अपन देखें जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसके अंदर, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन भी इसके इंपॉर्टेंट बनते हैं जिसके अंदर जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं, लेकिन अगर अपने इसकी एक रिपीट जिस टाइप से क्वेश्चन हो रहे हैं उन क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होता है। इसका कारण देखिए आपको समझ में आएगा, इसके अंदर देखिए इन्फ्लेशन भी आ गया, डिफ्लेशन भी आ गया और एक कॉमन सेंस के आधार पर क्वेश्चन बन गया कि स्टूडेंट्स इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में कितना जानता है, वो कितना बता सकता है, वो पॉइंट भी इसके अंदर आ गया। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इन्फ्लेशन का मीनिंग, फिर डिफ्लेशन का मीनिंग बताना है, फिर अभी अपन ने जो डिस्कस किया कि इसके अंदर इन्फ्लेशन है वो अनजस्ट क्यों है ये मैंने बताया इसके अंदर, उसके बाद डिफ्लेशन है वो इनएक्सपेंडेड क्यों है, अनुचित क्यों है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले बड़ा इतना पार्ट अपने को क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद में अपने को इसके पॉइंट से अपन और बता सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो क्या अपना अनजस्ट है ना, और हाउ कैसे वो अपन लिखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अब अपन इसमें, इतना काम कर दोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, फिर बेटा मीनिंग ऑफ डिफ्लेशन, फिर इसके बाद में इसको एक्सप्लेन करोगे, जैसे अभी मैंने बताया अनजस्ट और इनएक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है, तो ये अभी अपन ने दोनों को डिस्कस किया। इसको बड़ा अपनी बुक से रीड आउट करके और भी बढ़िया आप इसको डिस्कस कर सकते हो। फिर अपने को नेक्स्ट लिखना है इसके अंदर इन्फ्लेशन इज इनजस्ट, ठीक है। यानी जो इन्फ्लेशन है मुद्रा प्रसार है वो क्या है बेटा इसमें अनजस्ट यानी अन्यायपूर्ण है। और अन्यायपूर्ण कैसे है, अब अपने को इसके कुछ पॉइंट से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट अपन इसमें लिख सकते हैं, वेरी बैड इफेक्ट ऑन पुअर helpless and middle class families, ठीक है। देखिए अभी मैंने अन्यायपूर्ण के अंदर ये बताया था ना कि जो पुअर क्लास है, मिडिल क्लास है ना, या हेल्पलेस जो व्यक्ति है यानी जो असहाय है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने आप से कुछ भी अपना अर्निंग नहीं कर सकते, उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जो पुअर व्यक्ति होते हैं, मिडिल क्लास व्यक्ति होते हैं, उनकी जो इनकम है बड़ा वो फिक्स होती है, निश्चित होती है, यानी एक लिमिटेड इनकम होती है, लो इनकम होती है, जिससे अपनी गुजारा है वो भी बड़ा मुश्किल से करते हैं। यदि प्राइस लेवल लगातार बढ़ जाएगा, ज़्यादा कीमत पे करनी पड़ेगी, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट की जो वस्तु है, जो उसके लिए ज़रूरी है, जीवित रहने के लिए आवश्यक है, उनको भी वो नहीं परचेज कर सकते, यानी उनको भी खरीद कर कंज्यूम नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति के अंदर जो ये जो सेक्शन अपने लिए इन सेक्शन के ऊपर बड़ा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एकदम से इसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इनसे प्रभावित होते हैं, एक कष्ट की स्थिति के अंदर होते हैं, एक प्रकार से क्रिटिकल जो अपन बोल सकते हैं, आलोचनात्मक बोल सकते हैं, उस स्थिति के अंदर इनको देखने को मिलता है अपने को, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट बड़ा इसका ये हो जाएगा। सेकेंड अपन इसमें लिख सकते हैं कि सेकेंड पॉइंट में अपन बताएंगे अनविजिबल टैक्सेशन, ठीक है। अनविजिबल टैक्सेशन का मतलब बेटा अदृश्य करारोपण होता है। अदृश्य करारोपण का मतलब ऐसा कर जो अपने पर लगा दिया जाता है लेकिन अपने को दिखाई नहीं देता।
है ना। जैसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स है, जो अपना सैलरी के ऊपर या इनकम के ऊपर लगने वाला इनकम टैक्स है, वो तो हर व्यक्ति उसके बारे में पता होता है कि मैंने कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो कभी बड़ा अपने को दिखाई नहीं देते, गवर्नमेंट अपने पर लगाती है, लेकिन अपने को पता ही नहीं होता है कि वो प्रोडक्ट है अपने तक आने में कितना टैक्स अपने उसके ऊपर पे किया है या अपने इनडायरेक्टली रूप से चुकाया है। तो जब कीमत प्राइस लेवल बड़ा इंक्रीज होता है, कीमतें बढ़ती है, तो कीमत बढ़ने का मतलब सीधा सा एक ही है कि टैक्स लग रहा है उसके ऊपर। तो इनडायरेक्ट रूप से ये है ना टैक्सेशन ये इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इसके अंदर, मोर बर्डन ऑन फिक्स सैलरी क्लास। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, यानी अपना कहीं जॉब करते हैं, काम करते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन के अंदर वर्क करते हैं, बड़ा उनकी जो सैलरी है वो फिक्स होती है। और जो फिक्स सैलरी क्लास है, जिनकी इनकम निश्चित होती है, उनको भी अपने आप को एक बर्डन की स्थिति यानी एक है ना बोझिल स्थिति के अंदर देखते हैं, जो यानी एक कठिनाई की स्थिति के अंदर देखते हैं, क्योंकि उनकी इनकम वो फिक्स है। लेकिन इनकम और उसका जो एक्सपेंडिचर है उसके अंदर इम्बैलेंस आ जाता है। इम्बैलेंस का मतलब उनका एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए उनकी इनकम है वो सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, वो इनकम कम हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर बड़ा उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन अपने को देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अब अपनी इनकम जो लिमिटेड है, उस इनकम जो लिमिटेड है उससे अपने जो रिक्वायरमेंट जो एक्सपेंडिचर उसको कैसे पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी इससे पहले भी बताया था बेटा कि जो अपने सेविंग करते हैं उसमें से कुछ बात फटफाट फ्यूचर के लिए भी बचा के भी रखते हैं, सेव करके रखते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उनके लिए तो एकदम है ना बहुत ही ज़्यादा एक है ना आलोचनात्मक जिसको बोल सकते हैं या क्रिटिकल बोल सकते हैं, वो स्थिति अपने को देखने को मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट बता सकते हैं कि रिडक्शन इन सेविंग्स। ये पॉइंट बेटा मैंने एक्सप्लेन कर दिया वैसे, क्योंकि जो इनकम है वो उनका जीवन यापन करने के लिए है ना लाइफ स्टैंडर्ड जो मेंटेन करने के लिए वही बड़ा पर्याप्त नहीं है। तो वो सेविंग्स है वो कहाँ से होगी, तो जो सेविंग्स है बचत है वो कम हो जाती है या बड़ा एकदम से खत्म हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में फिर अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट है बेटा या ऐसे व्यक्ति जो अपर मिडिल क्लास के अंदर होते हैं या उनके पास है ना पर्याप्त धन पहले से बेटा वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके और ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं, उन गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं जिनकी कीमतें ज़्यादातर बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, इसके अंदर उनका प्रोडक्शन करते हैं, उनको सेल करते हैं ज़्यादा कीमत पर, ज़्यादा कीमत से ज़्यादा प्रॉफिट उसको अर्न होता है। तो इसके से क्या होता है, तो अपना इकोनॉमी है, समाज है, उसके अंदर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनजस्ट हो जाता है, अनजस्ट यानी अन्यायपूर्ण हो जाता है। एक सेक्शन है उसकी तो इनकम लगातार बढ़ रही है, एक सेक्शन है उसकी इनकम है वो उस लेवल में इंक्रीज नहीं हो रही जिस लेवल में एक पर्टिकुलर सेक्शन की इनकम इंक्रीज हो रही है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर इंक्रीज इन इकोनॉमिक डिस्पेरिटी। ठीक है, यानी जो अपनी इकोनॉमिक्स है बड़ा इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर डिस्पेरिटी यानी अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ जाती है, क्योंकि एक सेक्शन की इनकम लगातार बढ़ेगी, उसके बाद बड़ा वेल्थ है वो भी इंक्रीज होगा। वेल्थ इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात है कि जो एक सेक्शन है वो रिच हो जाएगा, और एक सेक्शन है जो पोवर्टी बिलो पोवर्टी लाइन, पोवर्टी की लाइन के ऊपर है, वो बेटा और उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, यानी और उससे नीचे लो चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपन 7 पॉइंट ले सकते हैं
moral moral degradation। मोरल डिग्रेडेशन का मतलब बेटा कि उसका नैतिक स्तर है वो गिर जाता है। समाज में जैसे लूटपाट है, चोरी है, छीना झपटी है ना, काला बाजारी है ना, मिक्सिंग है बेटा क्वालिटी के अंदर, ये जो मॉरल जो डिग्रेडेशन है वो बेटा समाज के अंदर देखने को मिलता है। इसी जो अपनी नैतिक जो अपराध है, जो नैतिक मूल्य है, उसके अंदर गिरावट देखने को मिलती है। तो इसलिए जो ये इन्फ्लेशन है उसको अनजस्ट मानना है। इसके अनजस्ट होने का, अन्यायपूर्ण होने के अंदर ये बड़ा इनके अंदर ये मेन रोल प्ले करता है। इससे ये जो प्रॉब्लम्स है वो अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में ये तो हो गया बेटा अपना एक पार्ट। अब अपने को डिफ्लेशन है वो इनएक्सपेंडेंट है, वो क्यों है, अब उसके बारे में लिखेंगे अपन। तो नेक्स्ट इसके अंदर लिखते हैं अपन इससे पहले बताया था इन्फ्लेशन है वो अनजस्ट किससे है। अब अपन बताएंगे जो डिफ्लेशन है वो इनएक्सपेंडेंट कैसे है। ठीक है, तो इसके अंदर बड़ा सेम उसी टाइप से अपने को पॉइंट लेने हैं जैसे अपने इन्फ्लेशन में लिया था। इन्फ्लेशन में कुछ पॉइंट से अपन इसको एक्सप्लेन किया, वैसे अपन डिफ्लेशन के अंदर बताएंगे कि ये अनुचित है लेकिन कैसे है। इसके अंदर सबसे पहले लिख सकते हैं अपन मोर डिसएडवांटेज टू सोसाइटी। ठीक है बेटा, यानी जो अपना समाज है, समाज की जो व्यवस्था है उसको बेटा इसका नेगेटिव इफेक्ट है, यानी इसके जो डिसएडवांटेज है वो अपने को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर जो समाज को होने वाला नुकसान है वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा होता है डिफ्लेशन के अंदर। इन्फ्लेशन के अंदर सीधी सी बात है कि समाज को कुछ डीमेरिट्स होती है, कुछ उसके है ना नुकसान होते हैं, वो नुकसान है वो इसके अंदर डिफ्लेशन की स्थिति के अंदर अपने को ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके अंदर पहला है कि इसके अंदर इन्फ्लेशन के अंदर भी डिसएडवांटेज है और इन्फ्लेशन में भी इन्फ्लेशन में डिसएडवांटेज है और डिफ्लेशन के अंदर भी कुछ डिसएडवांटेज है, लेकिन डिफ्लेशन के अंदर जो डिसएडवांटेज है वो अपने को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब सामाजिक से रिलेटेड या समाज से रिलेटेड है वो अपने को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है ना, भूखमरी है ना, ये सब जो स्थिति है ना, तो वो स्थिति ज़्यादा हो जाती है इसके अंदर। कुपोषण है ना, भूखमरी है ना, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब बड़ा इसकी स्थिति है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरा उसके बाद सेकंड पॉइंट अपन लिखेंगे इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी देश किसी भी इकोनॉमी हो, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो, चाहे डेवलपिंग हो, चाहे अनडेवलप्ड हो, अनएम्प्लॉयमेंट एक वहाँ पे बड़ा एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक लार्ज प्रॉब्लम अपन मान सकते हैं, एक है ना, तो वो प्रत्येक इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन यदि डिफ्लेशन की स्थिति हो तो उस स्थिति के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर वृद्धि होती है, कमी होने के बजाय। इन्फ्लेशन में तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है लेकिन डिफ्लेशन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ता है इसके अंदर। तो डिफ्लेशन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की के अंदर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इसके अंदर थर्ड, लॉकआउट एट लार्ज लेवल। ठीक है, यानी बड़ी संख्या के अंदर तालाबंदी हो जाती है। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है।
है ना, प्रोडक्शन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, प्रोडक्शन चालू रखना संभव नहीं है, फिक्स कॉस्ट उनको नहीं मिल पाती है, ऐसी स्थिति के अंदर लॉकआउट हो जाता है और बड़े पैमाने पर होता है इसके अंदर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इसके अंदर बेटा मोर डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी, बेटा मोर डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी बेटा उसके अंदर जो ये देखिए दोनों ही बात है बेटा, इन्फ्लेशन के अंदर भी मॉरल जो डिग्रेडेशन है वो देखने को मिलता है, नैतिक पतन होते हैं, और इसके अंदर भी बेटा वही चीज देखने को मिलती है। ठीक है, उसमें तो देखिए ब्लैक मार्केटिंग है ना, प्रॉफिटेरिंग है या मिक्सिंग है, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन डिफ्लेशन के अंदर बेटा जैसे चोरी है ना, रॉबरी वगैरह, लूट वगैरह है ना, ये ऐसी प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, भूखा व्यक्ति है, उसको रिक्वायरमेंट है उसकी, अगर उसको खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो उसके अंदर उसकी मेंटल स्थिति बड़ा एक अलग प्रकार की हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर वो किसी भी प्रकार के सामाजिक अपराध को करने से कभी है ना झिझकता नहीं है बड़ा, क्योंकि इस प्रकार के जो अपराध है वो ऐसी स्थिति के अंदर, अभाव के अंदर अपने को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर मॉरल डिग्रेडेशन है सोसाइटी का प्रारंभ हो जाता है। फिफ्थ नंबर बेटा कंट्रोल डिफिकल्ट। ठीक है, इन्फ्लेशन है बेटा उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा इजी है ना, उसके जो कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन यदि डिफ्लेशन की स्थिति है तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है अपने को। तो इसलिए इसके अंदर जो कंट्रोल करना है वो थोड़ा सा ज़्यादा पेनफुल होता है, इसके अंदर ज़्यादा कष्टप्रद होता है बजाय इन्फ्लेशन से। ठीक है, ये बड़ा इसके पॉइंट है कि जो डिफ्लेशन है वो इनजस्ट क्यों माना गया, इसके अंदर इनएक्सपेंडेंट क्यों माना गया है। इन्फ्लेशन हो तो अनजस्ट है और डिफ्लेशन है उसको इनएक्सपेंडेंट क्यों माना गया। ठीक है, अब उसके बाद में इन दोनों में से ज्यादा बुरा कौन है बेटा। ठीक है, अब अपने एक क्वेश्चन लास्ट के अंदर ही बनता है, व्हाई डिफ्लेशन इज मोर बैड, यानी जो डिफ्लेशन है उसको ज्यादा बुरा मानना है इन्फ्लेशन से। तो इसके लिए बेटा अपन बता सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो सोसाइटी के प्रत्येक सेक्शन के ऊपर बैड इफेक्ट नहीं डालता है, उसका कुछ सेक्शन के ऊपर बैड इफेक्ट होता है और कुछ के ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलता है, यानी फेवरेबल इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन डिफ्लेशन है उसका प्रत्येक के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर है। और इसके बाद बड़ा वो अपन है ना रोटी का एग्जांपल बता सकते हैं इसके अंदर, कि इसके अंदर मान लीजिए लुखी रोटी मिल सकती है अपने को इन्फ्लेशन के अंदर, लेकिन डिफ्लेशन के अंदर वो आधी या लुखी रोटी भी अपनी बंद हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, बेरोजगारी हो जाती है, इनकम बिल्कुल भी नहीं रहती, भूखमरी की नौबत आ जाती है। इसलिए अगर दोनों को कंपैरिजन करें तो डिफ्लेशन उसके अंदर ज़्यादा बैड माना गया है इन्फ्लेशन से। तो ये बड़ा अपने क्वेश्चन के पॉइंट अपन इसमें लिखने हैं। ये क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम के अंदर 8 मार्क्स का आता है तो 8 मार्क्स के अंदर उसमें आपको लिखना है, मटीरियल सीट के अकॉर्डिंग उसमें सेट करना है। और यदि बड़ा ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स के अंदर आता है तो देखिए बहुत ही बढ़िया है, इसके अंदर इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल बातें अपने को बढ़िया ढंग से तैयार करके लिखनी है। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन लिखकर अपनी बुक से देखकर उसको बढ़िया ढंग से अपनी कॉपी के अंदर लिखकर तैयार कर सकते हैं। 20 मार्क्स का मटेरियल आपका हो जाता है। इसी टाइप से बड़ा अपने जैसे है ना मनी से रिलेटेड बताया था कि मनी है वो जितने भी जो एविल्स है सोसाइटी के अंदर, जो दोस्त है उसके अंदर एक मेन रोल उसी का है, वो क्वेश्चन भी बताया था मैंने। तो ये बड़ा अपनी ये जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके बाद अपना जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से रिलेटेड टॉपिक है बेटा वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका कोई नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास में इतना। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर मेन जो टॉपिक थे बेटा वो अपने फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड वो लगभग अपने कंप्लीट है।
अब उसके बाद में एक टॉपिक अपने को डिवेल्यूएशन का लेना है, यानी अवमूल्यन का लेना है। वो ज़्यादा डीपली नहीं है, वो तो बेसिक टॉपिक आपका, उसके बारे में भी अपने को देखना है। उसके बाद में ये यूनिट्स है उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये अपनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम की बेटा सबसे बड़ी यूनिट्स के अंदर आती है, क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो इतने सारे टॉपिक दे दिए इसके अंदर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा। और यूनिट्स के अंदर इतने टॉपिक नहीं है, छोटी यूनिट्स है वो, लेकिन इस यूनिट के अंदर अपने टॉपिक है वो ज़्यादा है और यूनिट एक ही इसके अंदर। तो इसके अंदर क्वेश्चन भी काफ़ी मोस्ट बनते हैं, मनी का इंपॉर्टेंस बन जाता है, मनी के ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, मनी के एवियंस बन जाते हैं, है ना। अब ये सेकंड क्वेश्चन जैसे अभी अपन इसके अंदर ये कंप्लीट किया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। डिवेल्यूएशन है वो भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें आराम से बन जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बड़ा इतना ही। नेक्स्ट इसका टॉपिक नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा।